Good morning students, myself Nisha. So in this video we have started the unit 8, just one unit 8. So one by one we have discussed about that is controlling concept and its process. So let's start. First, meaning of controlling. It refers to bringing the actual result closer to the desired result. कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है कि जो हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट होता है उसको ये जो हमारा डिज़ायर जो हम चाहते हैं रिज़ल्ट उसके पास हमें लेकर जाता है, उसके क्लोज़र में लेकर जाता है हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट के। कि ये क्या करता है कि जो भी हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट है उसके क्लोज़र में लेके जाता है हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को। तो मैनेजमेंट जो है उसने कंट्रोल का क्या मतलब दिया था कि जो ऑर्डर है हम अचीव करते हैं अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड सक्सेसफुली। जो हमारे रियल प्रोग्रेस हुई होती है वर्क की उसको जो हम असेस करते हैं टाइम टू टाइम, ताकि जो हमारा एक्चुअल प्रोग्रेस है वर्क की वो हमारे अकॉर्डिंग हो सके, जो हमने एक्सेप्ट किया था कि इतनी प्रोग्रेस हमें चाहिए ही चाहिए, हमारी एक्सेप्टेड प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग वो काम हो सके। तो अंडर कंट्रोलिंग में क्या आएगा कि जो डेविएशंस है उनको सॉर्ट किया जाता है टू बी नोटिस करके कि एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस क्या है, और जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके वो ऑलरेडी हमने क्या डिटरमाइन किए हैं या द कॉजेज़ ऑफ डेविएशंस क्या निकल रहे हैं कि हमने करेक्टिव एक्शंस लिया है या नहीं लिया अपने फ्यूचर की मिस्टेक के लिए, ताकि हम उसको रिपीट ना करें। तो ये होता है कंट्रोलिंग। सो है वो आपको कंट्रोलिंग का इसमें मीनिंग एक बार समझ आया होगा। सो अब नेक्स्ट हम इसमें करेंगे कि इसके फीचर्स क्या होते हैं कंट्रोलिंग के। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इसके 5 ही फीचर्स हैं। फर्स्ट आएगा इसमें कंट्रोलिंग इज़ अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। इसमें क्या आता है, इसके काफ़ी सारे जो है फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन सब में से जो फंक्शन कंट्रोलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कंट्रोलिंग को हम एक्सक्लूड कर दें ऑल अदर फंक्शंस में थे तो मैनेजमेंट जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगी। इसलिए कंट्रोलिंग जो है एक फंडामेंटल फंक्शन बन जाता है हमारा मैनेजमेंट का। फिर आता है परवेसिव फंक्शन। इसमें क्या है, जो कंट्रोलिंग है वो हमारा परवेसिव फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसमें क्या होता है कि हम परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म किया जाता है इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हो और मैनेजीरियल लेवल्स पर। तो इसमें क्या हो, जो फंक्शन है मैनेजमेंट का अंडर विच एवरी मैनेजर जो है हर लेवल पर जो है वो एश्योर करता है कि जो उसका एक्चुअल प्रोग्रेस है वो कन्फर्मिटी हो सके उस प्लान के साथ। फिर इसमें थर्ड आते हैं कि कंट्रोलिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है। कि कंट्रोल करने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं फॉर वंस, एक ही बार, या फिर रिपीट कर सकते हैं उसको एक लॉन्ग इंटरवल में, बट इसका मतलब है कि उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें ऑल टाइम्स। सो कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो प्रोग्रेस है उसको असेस किया जाता है कॉन्टीन्यूसली, कि हमें हर एक लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो बिज़नेस का लेवल हो चाहे नॉन बिज़नेस लेवल हो, कंट्रोलिंग हमें चाहिए ही चाहिए। वो कॉन्टीन्यूटी चलता रहेगा। विदाउट कंट्रोलिंग हमारा बिज़नेस जो है वो वर्क नहीं करेगा। फिर इसमें थर्ड फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, कंट्रोलिंग इज़ बोथ द बिगनिंग एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कि जो नीड है कंट्रोलिंग की वो फील्ड की जाती है बोथ बिगनिंग पे भी और एंड ऑफ द प्रोसेस में भी। कि जब हमें कोई वर्क स्टार्ट करना है उससे पहले भी हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, जब वो काम ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पर भी हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए कंट्रोलिंग जो है वो बहुत काम करते हैं हमारे स्टार्टिंग में भी और एंड प्रोग्रेस में भी। फिर इसमें फिफ्थ आता है कंट्रोलिंग इज़ रिलेटेड टू रिजल्ट। कि कंट्रोल जो है वो रिलेट करता है मेरे रिज़ल्ट के, बिकॉज हम असेस करते हैं अपनी प्रोग्रेस को एक बेसिस ऑफ रिजल्ट्स के साथ, ताकि हम करेक्टिव एक्शंस ले सके और फाइंड आउट कर सके अपनी डेविएशंस को। सो ये इसके फीचर्स से, आई होप आपको इसके फीचर्स समझ आ गए होंगे। 5 है और ईजी है, वो हो जाएंगे ईजिली। नेक्स्ट इसमें आता है कि इम्पॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग की। फर्स्ट आता है इसमें एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसमें क्या है कि जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है टेक केयर करने के लिए हमारे प्लेन्स को, कि विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग हम जो हमारी डेविएशंस होती है हम उनको जो है इमीडिएटली जो है सही कर सकते हैं और करेक्ट एक्शन जो है वहाँ पर लगा सकते हैं। देयरफॉर जो डिफरेंस होता है हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बीच में और जो एक्चुअल रिजल्ट होता है उसको वो कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है
टू द मिनिमम। सो इस वे में क्या होता है, जो कंट्रोलिंग है वो हमारा हेल्पफुल हो जाता है अचीव करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि जब हम परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, जो मैनेजर है वो कंपेयर करता है हमारे एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस को हमारे स्टैंडर्ड के साथ, तो वो ट्राई करता है कि मैं फाइंड आउट करूँ वेदर जो लेड डाउन स्टैंडर्ड्स है वो ज़्यादा नॉट मोर या फिर लेस देन जर्नल स्टैंडर्ड्स हमारे ना हो। इस केस में क्या होएगा, जो नीड होगी उसको हम रीडिफाइन कर देते हैं। फिर इसमें थर्ड इम्पॉर्टेंस आती है इसकी मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग जो है वो पॉसिबल करता है कि जो टू यूज़ कर सके हम ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली। तो अंडर कंट्रोलिंग वो इंश्योर्ड करता है कि डेट नो एम्प्लॉय डेलिबरेटली डिले हीज वर्क परफॉर्मेंस, कि कोई भी जो एम्प्लॉय है वो डेलिबरेटली अपनी वर्क परफॉर्मेंस को डिले ना करे। सो इसी वे में जो वेस्टेज होती है हमारी ऑल रिसोर्सेज की, उसको जो है चेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। फिर इसका फोर्थ फंक्शन आता है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। इसमें क्या होता है, थ्रू द मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग में जो एफर्ट्स हैं वो लगाए जाते हैं मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को। तो इम्प्लीमेंट करते हैं हम कंट्रोलिंग को ताकि वो ऑल एम्प्लॉयज़ का जो वर्क है वो कंप्लीट डेडिकेशन के साथ हो सके। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो वर्क परफॉर्मेंस है उसको कैसे इवेल्युएट करना है। इफ़ अगर प्रोग्रेस की रिपोर्ट जो है उनकी वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो दे विल हैव देयर आइडेंटिटी एस्टैब्लिश इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर उनकी रिपोर्ट की जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री आती है, तो जो उनकी आइडेंटिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो एस्टैब्लिश हो जाती है। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है इसका इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है कि जो कंट्रोलिंग है वो इंश्योर करता है कि वो ऑर्डर और डिसिप्लिन जो है वो बना के रखें। सो जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमारे ऑल डिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि थेफ्ट या फिर करप्शन हो गया या फिर डिले हो गया वर्क में, या फिर अनकॉर्पोरेट एटीट्यूड्स हैं, उनको जो है ये चेक करता रहता है। ऑर्डर और डिसिप्लिन जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में, हमारी एक्टिविटीज़ में उसको बनाए रखता है ताकि जो काम है वो इजीली प्रॉपर वे में हो सके और एफिशिएंट वे में हो सके। फिर इसमें लास्ट इसका इम्पोर्टेंस आता है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। इसमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है एमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के, वो नेसेसरी होता है ताकि वो अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली। सो ऑल डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इंडिपेंडेंट होते हैं। सो इसलिए फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल आता है कि जो सप्लाई है हमारा ऑर्डर का, जब हम सेल करते हैं डिपार्टमेंट्स को, वो हमारा डिपेंड करता है हमारी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेल्प से। तो थ्रू द मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग के जो एफर्ट्स हैं वो लगाए जाते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सके जो वेदर हमारी प्रोडक्शन है उसको हमें कैरी आउट करना है इन अकॉर्डेंस अपने ऑर्डर जो हमें रिसीव हो रहे हैं उसके साथ। इफ़ नॉट, अगर वो नहीं हो रहा तो जो कॉजेज़ है डेविएशंस के उनको फाइंड आउट किए जाते हैं और करेक्ट एक्शन जो है वो लिया जाता है उसके लिए। हेंस जो कोऑर्डिनेशन है वो बना के रखता है बिटवीन हमारे बोथ डिपार्टमेंट्स के बीच में, वो इस्टेब्लिश करके रखता है। सो ये इसके जो है 6 जो है इम्पॉर्टेंस है। सो आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कि कंट्रोलिंग का क्या प्रोसेस है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी वो इसका प्रोसेस है। सो वन बाय वन हम इसका प्रोसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है इसमें सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आर दोज क्राइटेरियाज के बेसिस पर होते हैं। स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारे दोज क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पर जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको जो है मेज़र किया जाता है। सो देयर आर जो है स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें हमारे इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स के बारे में बताते हैं अबाउट देयर डेस्टिनेशंस के बारे में। जो मैनेजर है वो इवेल्युएट करता है हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को किस बेसिस पर, हमारे स्टैंडर्ड के बेसिस पर, और फाइंड आउट करता है हमारी डेविएशंस को। तो इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, एक है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड और दूसरा है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। तो पहले हम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड करेंगे। वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो शो करते हैं हमें हेल्प ऑफ फिगर्स की हेल्प में। जैसे जब मैंने प्रोडक्शन करी 10 यूनिट्स ऑफ लेबर की एक डे में, तो मेरी टोटल कॉस्ट जो है यूनिट्स की वो 100 रुपीज़ आएगी। ये थी हमारी क्वांटिटेटिव में। और क्वालिटेटिव में क्या होता है, जो हमें फिगर्स में ना शो करके जस्ट एक लाइन में ही शो कर देता है।
जैसे कि इंक्रीजिंग द मॉरल्स ऑफ द एम्प्लॉय, एक लाइन दे दी कि जो मॉरल है एम्प्लॉयज़ का वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो उन्होंने एक एग्जांपल के रूप में दे दी। तो ये होता है हमारा क्वालिटेटिव, कि जिसको हम क्वालिटेटिव रूप में बता रहे हैं कि जो मेजर कर रहे हैं हम एम्प्लॉयज़ का जो मॉरल है उसको, वो स्टैंडर्ड हो गया हमारा क्वालिटेटिव नेचर का। तो इट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, हम उसको डायरेक्टली मेजर कर ही नहीं सकते। अगर मुझे मेजर करनी है टर्नओवर, लेबर की टर्नओवर रेट या एब्सेंटिज्म रेट या डिस्ट्रीब्यूट रेट, तो हमें जो है कंसिडरेशन जो है वो लेना पड़ेगा। सो इस केस में क्या होता है, जो रेट होता है हमारा ऑल थ्री का वो कम होता है। इस इट कैन बी सैड, हम इसको कह सकते हैं डैट देयर कैन बी इंक्रीज हो गया हमारा मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। सो ये था हमारा कि हमें परफॉर्मेंस सेटिंग का परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो देखना है, सेट करना है। फिर इसमें सेकंड आता है मेजरमेंट ऑफ एक्शन परफॉर्मेंस। एक मिनट, सेकंड आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, की हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हमें मेजर करना है। इसमें क्या होता है, जो मेजरमेंट होता है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस का वो डन किया जाता है किस बेसिस पर, हमारी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के बेसिस पर। तो जो मेजरमेंट होता है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस का वो बताता है मैनेजर को वेदर जो वर्क है वो डन हुआ है अकॉर्डिंग उस प्लान के या फिर नहीं हुआ। तो इसको बोला जाता है इसमें मेजरमेंट ऑफ एक्शन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्ड आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस से, वो ये आता है कि दैट अराइजेज वेदर, कि जो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो डन की जा रही है ओनली आफ्टर द एक्चुअल परफॉर्मेंस कंप्लीट होने के बाद, या फिर वो मेजर की जा रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स कंप्लीशन के कोर्स जब चल रहा है उस प्रोसेस को, उसके बीच में की जा रही है। तो इसका क्या रिप्लाई आता है कि ये जो है अप्रोप्रिएट है ये कहने के लिए जो प्रोग्रेस है हम उसको मेजर कर सकते हैं बोथ दी सिचुएशंस में, दो सिचुएशंस में। पहली क्या है, जब वर्क जो है वो हमारा प्रोग्रेस में है और हम उसको जो एसर्टेन कर रहे हैं किसके मीडियम से, सुपरविजन के मीडियम से। तो वेदर जो हमारा प्रोग्रेस है वो डन गुड स्पीड पर होगी या फिर नहीं होगी, तो इसका नेगेटिव रिजल्ट जो है वो एक करेक्ट एक्शन भी जो है इम्प्लीमेंट कर सकता है इमीडिएटली हमारे फर्दर वर्क में लॉस होने की वजह से। सेकेंडली इसने क्या बोला है कि व्हेन दी जो हमारा होल वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है, तो इस केस में हम जो है करेक्टिव एक्शन ले आते हैं। तो इसमें जो नेगेटिव रिजल्ट है वो हमारा फ्यूचर वर्क्स पर जो है वो लिया जाता है, जिसका मतलब है जो हमारे लॉस है वो हमें कॉज देते हैं बिको कैन नॉट बी कंपनसेटेड, उसको हम कंपनसेट कर ही नहीं सकते। तो ये होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड आता है इसमें कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, कि अब मुझे अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ जो है वो कंपैरिजन करना है। इसमें क्या है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जाता है मेरे स्टैंडर्ड के साथ और डेविएशंस के साथ जो हम फाइंड आउट करते हैं। और जो डेविएशंस है वो मेरी टू टाइप्स की होती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकती है। तो कंट्रोलिंग के प्रोसेस में जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है जानने के लिए कि जो मेरी नेगेटिव डेविएशंस हैं बट कि मैं उनके कॉजेज़ को जान सकूं, बट इट इज़ नॉट लेस इम्पॉर्टेंट, लेकिन लेस इम्पॉर्टेंट नहीं है ये जानने के लिए कि मेरे कॉजेज़ क्या हैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए। जो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है वो होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो मेरे ज़्यादा होते हैं स्टैंडर्ड वर्क के साथ। इफ़ दी जो इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिसीव कर रहे हैं रिगार्डिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीइंग मोर जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, और जो करेक्टिव एक्शन होते हैं उनको जो है हम हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने के लिए हमारी एफिशिएंसी को इन फ्यूचर। फोर्थ मेरा इसमें आता है एनालाइजिंग डेविएशन। इसमें क्या होता है, एट दिस स्टेज में जो डेविएशन है इसको एनालाइज किया जाता है। तो इसमें जो एनालिसिस ऑफ डेविएशन होती है वो फॉलोइंग थिंग्स पर जो स्टडी की जाती है। फर्स्ट आता है जो स्टैंडर्ड है हम उसको अटेन कर सकते हैं नहीं, इफ़ येस तो नथिंग इज़ नीडेड टू बी डन। अगर हम कर सकते हैं तो ज़रूरत नहीं है हमें कुछ और करने की, जो वर्क है वो कंटिन्यू रहता है हमारे यूजुअल और एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो हमने मेजर की जाती है या जो हमारा रिमेनिंग प्रोसेस होता है उसको हम कंप्लीट करते हैं। फिर इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, इज़ डेविएशन एक्सेप्टेबल, कि जो डेविएशन है वो एक्सेप्टेबल है। तो इफ़ अगर जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मेरी स्टैंडर्ड से बिलो नीचे है तो जो डेविएशन होगी वो मेरी एक्सेप्टेबल होगी। तो नथिंग इज़ टू बी डन, तो कुछ भी नहीं किया जाएगा और वर्क जो है वो
यूजुअली चलता रहेगा। सो कंट्रोरी टू दिस, इफ़ जो डेविएशन है वो मेरी नॉट एक्सेप्टेबल होती है, जो आंसर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन का वो जो है फाइंड आउट हो जाता है इसमें। फिर मेरा थर्ड आता है इज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, कि क्या स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है। फिर इफ़ द स्टैंडर्ड जो एक्सेप्टेबल है तो इसका मतलब है कि नथिंग इज़ रॉन्ग विद इट, कि कुछ भी गलत नहीं है। जो कॉज होती है डेविएशन की उसको जो है लोकेट किया जाता है। आफ्टर दिस जो करेक्टिव एक्शंस होती हैं उनको टेक किया जाता है और जो वर्क है मेरा वो प्रोग्रेस में आ जाता है। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है रिवाइजिंग दी स्टैंडर्ड। इफ़ जो स्टैंडर्ड है वो फाउंड किया जाता है कि वो रॉन्ग है, इट विल हैव टू बी रीफिक्स्ड। अगर हमने वो फाइंड कर लिया कि जो मेरा स्टैंडर्ड है वो रॉन्ग है, मैं उसको जो है रीफिक्स कर सकती हूँ। दस जो मेरा न्यू स्टैंडर्ड है उसको सेट किया जाता है मेरे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, उसको मेजर करके, और जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू जो है वो चलता रहता है। फिर इसमें मेरा फिफ्थ पॉइंट आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। लास्ट क्या पॉइंट है इसमें कि मुझे अब जो है करेक्टिव एक्शन लेना है, तो उसमें क्या होएगा, द लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग का, इज़ टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बाय नाउ जो डेविएशन है और जो उसके कॉजेज़ हैं हमने उनका पता लगा लिया, वी आर नॉन टू अस, अब वो हमारे नॉन में है, तो नाउ इट इज़ द टाइम नाउ, लेकिन अब टाइम है कि हम रिमूव कर सकते हैं अपने हर्डल्स को अपनी एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस के साथ। जो पर्पस होता है मेरा करेक्टिव एक्शन का वो ब्रिंग आता है मेरे एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस के साथ। जो मेरा लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस है उसको मैं कंपेयर कर लेती हूँ। तो इसमें टू टाइप्स की अरेंजमेंट की जाती है। फर्स्ट आता है रिमूविंग डेविएशन इन दी एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि जो भी मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मैं रिमूव कर लेती हूँ अपने डेविएशन के साथ। इफ़ अगर मेरी प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो रही है बिकॉज सम डिफेक्ट की वजह से मशीन में, तो उसको जो है मैं इमीडिएटली जो है वो रेक्टिफाई कर लेती हूँ। और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मुझे बताते हैं उनका वर्क जो है वो ओवर टाइम हो रहा है, तो उनको कंपनसेट मिल जाता है उस लॉस ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। फिर इसमें सेकंड आता है स्टॉपिंग द रिपीटिशन ऑफ एनी सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर, कि अगर इन फ्यूचर मुझे वो प्रॉब्लम रिपीटेशन बार बार होती जा रही है, मैं उसको कैसे रोक सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मेकिंग एन डेप्थ इन स्टडी, जब मैं डेप्थ में इन स्टडी करती हूँ कॉजेज़ ऑफ डिफेक्ट्स की मशीन की, जो स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं, उसको प्रिवेंट किया जाता है एनी सच प्रॉब्लम्स के साथ इन फ्यूचर में। सो ये था इसका कि टेकिंग करेक्टिव एक्शन प्लान। एक बार हम इसको दोबारा कर लेंगे। देखो फर्स्ट आता है इसमें सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि जो भी मेरे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है मैं उनको जो है पहले सेट कर लूँगी, फिर मैं मेजर करूँगी अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, वो कि मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है क्या और अब आ क्या रही है। फिर मैं कंपैरिजन करूँगी अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस का विद अपने स्टैंडर्ड्स के साथ, कि मेरा स्टैंडर्ड ये है और मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो इस टाइम ये निकल रही है। फिर मैं अपने एनालाइज कर लूँगी अपने डेविएशंस का, कि मेरी डेविएशंस जो है ये आ रही थी उस टाइम पर और मुझे कितनी देनी थी, तो उस तरह से मैं एनालाइज कर लूँगी। फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन प्लान, लास्ट में मुझे अपने जो है पता लग जाएगा कि क्या मेरी डेविएशंस गलत आ रही है, क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से जो मेरी एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस आनी चाहिए वो नहीं आ रही, उसमें क्या रुकावटें आ रही हैं। तो इस टाइम पर जो भी मेरी एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस प्रोग्रेस में हर्डल्स आ रही होंगी मैं उनको जो है रिमूव करना शुरू कर दूँगी। सो ये था मेरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने यूनिट 8 स्टार्ट करी थी कंट्रोलिंग कि उसका कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस क्या है। कंट्रोलिंग का हमने मतलब देखा, फिर उसके 5 जो है फीचर्स थे, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग 6 पॉइंट्स थे, फिर उसका कंट्रोलिंग का प्रोग्रेस 5 ही पॉइंट्स है इसमें। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन करना एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ, एनालाइज करना डेविएशन का, और फिर करेक्टिव एक्शन प्लान लेना। ये मैंने आपको इसमें अभी समझाया क्या करना है क्या नहीं, डू डज नथिंग, या फिर आइडेंटिफाई करना अपने कॉज और डेविएशंस को, और लास्ट में आता है करेक्ट परफॉर्मेंस लगा देना। सो ये था मेरा पूरा का पूरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। एक बार आप दोबारा देख लें, नहीं आया तो यू विल कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर वीडियो और इन comment section also. So thank you so much. If you like it then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.